अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग डेट सर्विस कवरेज रेशियो पढ़ेंगे। कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम पढ़ चुके हैं। आज डेट सर्विस कवरेज रेशियो देखते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले मीनिंग देखेंगे इस रेशियो की क्या होती है, इसका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, कंप्यूटेशन देखेंगे इसको किस तरीके से कंप्यूट करना है, और कुछ की पॉइंट्स भी है जिसको देखेंगे। लास्ट में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मीनिंग। डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ द डिफिशियंसीज रेफर टू इन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में जो कमी थी उस कमी को डेट सर्विस कवरेज रेशियो दूर कर देता है। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कुछ कमी रही होगी। The cash profit generated by the operations are compared with the total cash required for the service of the debt and the preference share capital. Debt service coverage ratio में हम लोग कैश प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ डेट, यानी डेट सर्विस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए जो कैश की ज़रूरत होती है उसके लिए आपके पास यानी बिजनेस के पास कितना कैश होता है उसको हम पता करते हैं। क्योंकि जितने कैश की ज़रूरत है अगर उतना कैश है या उससे ज़्यादा कैश है तो पोजीशन अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि आप आसानी से डेट को चुका पाएंगे या डेट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो चुका पाएंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पर जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है वो भी आप चुका पाएंगे। तो ये जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो एक तरह से कंपैरिजन है कैश इनफ्लो का कैश आउटफ्लो से। अब ये जो कैश इनफ्लो है वो है कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाई ऑपरेशन, और जो कैश आउटफ्लो है वो है कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेट एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज कंसिडर्ड ए मोर कम्प्रिहेंसिव एंड एप्ट मेजर टू कंप्यूट डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस फर्म। किसी बिजनेस फर्म की डेट सर्विस कैपेसिटी को जानने का ये कम्प्रिहेंसिव मेजर है, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ी चीज़ें पता चल जाती हैं और काफ़ी डिटेल में चीज़ें पता चल जाती हैं। डेट सर्विस कैपेसिटी बिजनेस की क्या होती है वो ये बताया गया है कि डेट सर्विस कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मेक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। बस यही समझ लीजिए आप कि एक फर्म के कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करने की जो एबिलिटी होती है उसे ही डेट सर्विस कैपेसिटी कहते हैं, और इसी डेट सर्विस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो रेशियो निकाला जाता है उसे डेट सर्विस कवरेज रेशियो कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होता क्या है। देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाने वाला है उसका एक रेट फिक्स होता है, तो फिक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है, वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लिया है या जो बोरोइंग्स है उसके ऊपर एनुअल या ईयरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है, तो साल भर में वो इंटरेस्ट भी आपको मस्ट है देना ही देना होता है, वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट हो जाएगा। और जो आपने लोन लिया है, जो बोरोइंग्स है या जो डेट है, उसका एक प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको किस्तों में अदा करना पड़ता है। तो एक साल के अंदर उस डेट का जो भी पार्ट आप अदा कर रहे होंगे प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होता है। तो ये तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट को पे करने की जो एबिलिटी होती है उसे ही डेट सर्विस कैपेसिटी कहते हैं। The debt service ratio applies to corporate finance, government finance and personal finance। तीन तरह से इसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में कैसे होता है, गवर्नमेंट फाइनेंस में कैसे होता है, पर्सनल फाइनेंस में कैसे होता है। देखिए, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, द डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज ए मेजरमेंट ऑफ ए फर्म्स अवेलेबल कैश टू पे करेंट डेट ऑब्लिगेशन। जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करेंगे या कंपनी की बात करेंगे तो वहाँ पर डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि फर्म के पास जो अवेलेबल कैश फ्लो है उसके करेंट डेट ऑब्लिगेशन पे करने के लिए उसका मेजरमेंट, उसी को मेजर करते हैं हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो से। डेट सर्विस कवरेज रेशियो को DSCR शॉर्ट में कहा गया है, कई जगह पे आपको DSCR ही लिखा हुआ दिखाई देगा। DSCR shows investors whether a company has enough income to pay its debt। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस रेशियो से ये पता चलता है कि क्या कंपनी के पास अपने डेट को चुकाने के लिए इनफ इनकम है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट फाइनेंस की बात करें तो गवर्नमेंट फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में DSCR इज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग नीडेड बाय ए कंट्री टू मीट एनुअल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स ऑन इट्स एक्सटर्नल डेट। एक गवर्नमेंट जो होती है वो विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से भी लोन लेती है या डेट लेती है,
गवर्नमेंट के पास एक एक्सटर्नल डेट होता है और इस एक्सटर्नल डेट की कुछ इंस्टॉलमेंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट है जो पे किया जाएगा, साथ ही साथ उस डेट के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए जो डेट ऑब्लिगेशन है वो है एक्सटर्नल बोरोइंग्स या एक्सटर्नल डेट्स, उस पर चुकाया जाने वाला इंटरेस्ट। तो अब ये जो एक्सटर्नल डेट है इसको पे करने के लिए गवर्नमेंट के पास अर्निंग कहाँ से आती है? गवर्नमेंट के पास अर्निंग आती है एक्सपोर्ट से। गवर्नमेंट जब प्रोडक्ट को बनाती है और दूसरे कंट्री में बेचती है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं और एक्सपोर्ट के जरिए उसके पास अर्निंग्स आती है। तो ये जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है गवर्नमेंट फाइनेंस के केस में इसी बात का कंपैरिजन है, इसी बात को कंपेयर करना है कि क्या गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्ट्स अर्निंग इतनी है कि वो अपने एक्सटर्नल डेट्स को आसानी से एनुअली चुका पाए। अब बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की। पर्सनल फाइनेंस के केस में भी इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है और जो लोन ऑफिसर्स होता है वो ये चेक करना चाहता है कि जो पर्सन लोन लेने वाला है वो पर्सन क्या इस लोन को आसानी से चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो DSCR provides value in terms of the number of times the total debt service obligation consisting of interest and repayment of principal in installments are covered by the total operating funds available after payment of tax। तो ये बड़ा लंबा सेंटेंस है, इसको मैं शॉर्ट में टुकड़े टुकड़े करके आपको बता दूंगा। क्या कह रहा है कि ये एक रेशियो है जो नंबर ऑफ टाइम्स में निकाला जाता है। पहली बात ये कि रेशियो निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा और ये जो टाइम्स होता है वो कौन किसका टाइम्स होता है ये आगे देखते हैं। डेट सर्विस ऑब्लिगेशन का ये नंबर ऑफ टाइम्स होता है और डेट सर्विस ऑब्लिगेशन क्या होता है ये आगे बताया गया है। डेट सर्विस ऑब्लिगेशन में इंटरेस्ट आता है और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आता है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट यानी जो लोन लिया गया है, जो डेट है, उस डेट का जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो और उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है जो वो। तो ये होता है डेट सर्विस ऑब्लिगेशन। कहीं कहीं पे डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस में हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स पे दिए जाने वाला डिविडेंड को भी शामिल कर लेते हैं। तो जो फार्मूला होता है उसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेते हैं और कभी कभी उसको नहीं भी लेते हैं। तो दोनों तरह का फार्मूला हमको किताबों में दिखाई दिया है। मैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स वाले फार्मूले को लूँगा, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को भी दिखाऊंगा। तो ये देखना होता है कि जो डेट सर्विस ऑब्लिगेशन है उसका कितना गुना या कितने टाइम्स टोटल ऑपरेटिंग फंड्स है। फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारे पास बिल्कुल आखिर में जो प्रॉफिट आता है सब कुछ देने के बाद, क्योंकि टैक्स सबसे आखिर में पे किया जाता है, टैक्स को देने के बाद भी जो प्रॉफिट आता है उसको यहाँ लिखेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन इसलिए ऐड कर देंगे क्योंकि हमें कैश फ्लो से मतलब है और ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश आइटम है। तो हम नॉन कैश आइटम को हटा देंगे तो डेप्रिसिएशन को यहाँ ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डेप्रिसिएशन को माइनस करके ये प्रॉफिट आया था। तो हटाने के लिए इसको प्लस करेंगे ताकि हमारा कैश फ्लो वाला आइटम रह जाए। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भी इसमें हम जोड़ देंगे क्योंकि हमें ऑपरेटिंग फंड्स की बात हम कर रहे हैं और इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है, इसलिए इसको भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। उसके अलावा नॉन कैश एक्सपेंस कोई और भी होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे। नॉन कैश एक्सपेंस जैसे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अगर कोई है, गुडविल को रिटर्न ऑफ किया गया है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया गया है, तो जो भी कुछ भी आपने राइट ऑफ किया है या जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है वो है नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये भी आप जोड़ देंगे। तो ये जो आपके पास आएगा टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा ये ऊपर आपका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आपको मैंने बताया कि इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेते हैं और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, वो जो एनुअल आपका इंस्टॉलमेंट बनी है लोन की वो भी आप इसमें लेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में देखा, किसी किसी जगह पर ये दिखाई देगा कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिखाया जा रहा है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको भी यहाँ पे शामिल कर लें। अगर क्वेश्चन में नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड तो इसको बिल्कुल शामिल करने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ही लिया जाएगा। ज़्यादातर जगह मैंने किताबों में देखा है कि इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, लेकिन NCERT की जब बुक में मैंने देखा तो वहाँ पर उसने प्रेफरेंस डिविडेंड को भी शामिल किया है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड को भी शामिल किया है NCERT की बुक में, इसलिए मैंने इसको लेना ज़्यादा बेहतर समझा। की पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। DSCR इज ए मेजर ऑफ द कैश फ्लो अवेलेबल टू पे करेंट डेट ऑब्लिगेशन। देखिए ये करेंट डेट ऑब्लिगेशन को पे करने का मेजर है, यानी प्रेजेंट में कितना डेट है इसको चुकाने के लिए इनफ कैश है या नहीं है वो आपको DSCR से पता चल जाएगा। DSCR इज यूज्ड टू एनालाइज फर्म्स, प्रोजेक्ट्स और इंडिविजुअल बोरोवर्स। किसी फर्म की पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए, किसी प्रोजेक्ट से होने वाले इनफ्लो को जानने के लिए
और इंडिविजुअल बारोवर की कैपेसिटी को जानने के लिए इस रेशियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। द हायर द रेशियो द बेटर इट इज। अब बात करते हैं हम एनालिसिस की। इस रेशियो से हम क्या पता करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, यहाँ देखिए क्या पता करेंगे तो बता चुके हैं हम कई बार। इस रेशियो से जो पता चलेगा, जो नंबर आएगा उस नंबर को एनालाइज कैसे करेंगे। हायर द रेशियो, जितना ज़्यादा रेशियो आएगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा अच्छा? इसलिए माना जाएगा अच्छा क्योंकि आपके पास उतने ज़्यादा कैश फ्लो होंगे आपको लोन चुकाने के लिए। तो लोन चुकाने के लिए जितना ज़्यादा आपके पास कैश फ्लो हो, आपकी पेइंग कैपेसिटी उतनी स्ट्रांग मानी जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि हायर द रेशियो बेटर इट इज़। A higher DSCR indicates better ability to meet cash commitments and consequently the company's potential to increase debt component in its capital structure। तो पहली बात तो ये मैंने बताई दी आपको कि ज़्यादा अच्छी एबिलिटी मानी जाएगी कैश को पेमेंट करने की। साथ ही साथ आपको अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन बढ़ाने का भी एक फ़ायदा पहुंचेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी होती है और बोरोइंग्स होती है। तो अगर कोई कंपनी अपने लोन स्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहती है तो उसके पास स्कोप होगा, उसके पास ये स्कोप होगा, ये मौका होगा कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन को बढ़ा सके। क्यों बढ़ा सके? क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। लेकिन अगर रेशियो कम हो, एक से कम हो अगर, तो क्या होगा? तो वो अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ए रेशियो ऑफ लेस देन 1 मे बी टेकन एज ए साइन ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी प्रॉब्लम। अगर एक से कम ये आ रहा है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म में आपको डेट चुकाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इट इंडिकेट्स दैट द फर्म डज नॉट जनरेट इनफ कैश इंटरनली टू सर्विस डेट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फर्म के पास इनफ कैश जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, इतना कैश नहीं है उसके पास कि वो आसानी से अपने डेट की सर्विस कर सके। डेट की सर्विस का मतलब मैंने बताया, इंटरेस्ट को चुका सके और प्रिंसिपल अमाउंट को एनुअली चुका सके। तो लेस देन 1 इज अ डेंजरस सिचुएशन। In general, lending financial institutions consider 2:1 as satisfactory ratio। अब सवाल ये आता है कि कितना अच्छा माना जाएगा, कौन सा रेशियो? तो 2:1 यानी अगर डबल आता है, ट्वाइस आता है, 2 आता है आपका नंबर इसको सॉल्व करने पर फार्मूले में, तो ये सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। जो भी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये देखती है कि 2:1 है कि नहीं, डबल है कि नहीं है। अगर 2 आ रहा है तो ये अच्छा माना जाता है, वो लोन आसानी से दे सकती हैं। ए मिनिमम DSCR दैट ए लेंडर डिमांड्स डिपेंड अपॉन द माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग लेंडर में बी मोर फॉरगिविंग ऑफ लोअर रेशियोज। अब देखिए अगर मिनिमम आ रहा है यानी जो DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो अगर कम आ रहा है, जैसे 1 या 1 के आसपास है या 1 से भी कम है, और उसके बावजूद भी जो लेंडर है या जो लेंडिंग कंपनियां हैं वो लोन देना चाहती हैं, तो ये क्यों हो सकता है? ये इस वजह से हो सकता है कि अगर इकोनॉमी ग्रोइंग है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है, तो लेंडर को ये एक उम्मीद होती है कि जो बोरोवर है इकोनॉमी की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से उसकी पोजीशन साउंड हो जाएगी और वो आसानी से लोन को चुका पाएगा। इकोनॉमी अगर कमज़ोर होगी, इकोनॉमी के अंदर थोड़ा भी कहीं डिप्रेशन होगा, तो ऐसे केस में लेंडर लोन नहीं देना पसंद करेगा, क्योंकि उसको इस बात का खतरा रहेगा कि डिप्रेशन वाली इकोनॉमी में बिज़नेस तो बढ़ता नहीं है, तो जब बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो जो बारोवर है वो लोन कैसे चुका पाएगा। लेकिन जहाँ इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, फास्ट मूवमेंट है चीज़ों का, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं सामान, तो वहाँ पर अगर से DSCR कम भी होता है तो लेंडर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आसानी से इस इकोनॉमिक कंडीशन के बल पर लोन देने में इंटरेस्ट दिखा सकता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। एग्रो इंडस्ट्रीज हैज सबमिटेड द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट ईयरली डेट सर्विस कवरेज रेशियो एंड एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। आपको मैं सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ। एक कंपनी है, एक इंडस्ट्रीज है जिसके 3 साल का यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2020, 21 और 22 का, और 3 साल का यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है। उसने लोन ले रखे हैं, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना देना है ये 3 साल का दिया है, और एनुअल जो रीपेमेंट करना है लोन का वो भी एक अमाउंट अलग से दिया हुआ है। यहाँ पर आप 3 कॉलम में यहाँ पे देख रहे होंगे। आपको कंप्यूट करना है DSCR तीनों साल का अलग अलग, और एवरेज भी निकालना है आपको तीनों साल का। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और दी है, द प्रॉफिट हैज़ बीन अराइव्ड
आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑफ ₹6,972। ये जो प्रॉफिट हर साल आया है ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट घटाने के बाद आया है। आपको पता है फार्मूले के हिसाब से क्या करना है, डिप्रिसिएशन के अमाउंट को जोड़ देना है क्योंकि हमें नॉन कैश आइटम हटाना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे देखिए हमने टेबल इस तरीके से बना लिया है। पहला कॉलम ईयर है, दूसरा नेट प्रॉफिट का है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा कॉलम डिप्रिसिएशन का हमने लगा लिया है, चौथा कॉलम इंटरेस्ट का ले लिया है, इंटरेस्ट का, पांचवें कॉलम ने हमने लिखा है कैश अवेलेबल, यानी वो अमाउंट जो आपके पास है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों चीज़ आप जोड़ देंगे क्योंकि फार्मूले में यही कहा गया था, नेट प्लस प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम यहाँ पर इसके अलावा कोई और है नहीं डिप्रिसिएशन के अलावा, तो बस इन तीनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट तीनों का हम जोड़ेंगे हर साल में, तो ये जोड़ करके आपके पास टोटल आ रहा है इतना 40,832 2020 का, 42,675 2021 का और 44,810 2022 का। इसके बाद हम डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर में हमें प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर है फार्मूले में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट देखेंगे कितना है। इंटरेस्ट का दिया हुआ है चौथा कॉलम में और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है छठे कॉलम में, तो चौथा और छठवां कॉलम जोड़ देंगे तो डेट ऑब्लिगेशन ये डिनोमिनेटर का आ जाएगा। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ये दोनों जोड़ करके ये आ गया डेट ऑब्लिगेशन जो कि 7वें नंबर के कॉलम में दिया है। टोटल आ रहा है 29,151, 29,886 और 29,428, ये तीनों का आ गया अलग से डेट ऑब्लिगेशन। अब हर साल का आपको निकालना है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, तो पहले न्यूमरेटर लेंगे। न्यूमरेटर जो है वो कॉलम नंबर 5 है और डिनोमिनेटर कॉलम नंबर 7 है, यानी 5/7। तो फिफ्थ में जो इन्फॉर्मेशन है, जो वैल्यू है, उसको डिवाइड कर देंगे आप सेवेंथ वाले से। तो जब हमने फिफ्थ वाला डिवाइड किया पहला 2020 का 40,832 डिवाइडेड बाई 29,151, तो ये आया 1.4, ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो आ गया 2020 का। इसी तरीके से मैंने 2021 का किया तो ये आ गया 1.428। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, 2020 से थोड़ा सा ठीक हो गया, 2021 में, 2022 में थोड़ा और ठीक हो गया। ठीक है, तो हमने ये 3 साल का डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकाल दिया। अगर आप एनालिसिस करना चाहें तो आप कुछ कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो अगर 2 है तो वो तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 2 से थोड़ा कम है, 1 से थोड़ा ज़्यादा है तो उसको हम मॉडरेट मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से कम है लेकिन 1 से ज़्यादा ही है। इसी तरीके से तीनों साल हम देख रहे हैं कि ठीक है, कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, तीनों साल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये कैपेसिटी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। और अगर आप 3 साल का एवरेज देखेंगे तो ये लास्ट में एवरेज निकाला मैंने, तीनों साल को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये एवरेज आया 1.450। अगर कोई कंपनी या कोई लेंडर एवरेज देखना चाहे तो वो इस एवरेज को भी देख करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कर देंगे। हाँ, इस तरीके की अगर कोई और भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अकाउंटिंग की तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको लिख के बता दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।